सॉरी एडियाबैटिक, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, कांस्टेंट, कौन सी प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता, इसमें टेम्परेचर, बराबर, अब वो लिख के दूंगा, टी मींस टेम्परेचर, ठीक है, तो बी बारीक को प्रेशर और चौरिक को वॉल्यूम, तीन ध्यान में रखना। अब जिसमें जो कांस्टेंट रहता है उसके अंदर का चेंज क्या रहता है, जीरो, लक्षात ठेवा, ठीक है, उसके अंदर का चेंज क्या रहता है, जीरो। तो इसमें जीरो क्या है, इसमें जीरो क्या है, आइसोथर्मल में क्या जीरो है, डेल्टा टी जीरो है और डेल्टा यू जीरो है। कभी मैंने समझा कल या परसों कि यू इज अ इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आज करल, ठीक है, फंक्शनल ऑफ टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज जीरो है, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, इधर क्या जीरो है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इधर क्या जीरो है, इधर क्यू इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज क्यू, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम, सिस्टम ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है या सिस्टम ने जो हीट एनर्जी इवॉल्व की है उसी को हम कहते हैं क्यू, ठीक है। तो बस हो गया, चार डेफिनेशन लर्न हो गई हमारी। पहला प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, बराबर। बस 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया हमारा। आपको क्वेश्चन है 2 मार्क का, व्हाट इज द, या 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस in which the temperature of the system remains constant throughout the process is called isothermal process। for अब ये होगी डेफिनेशन, उसके नीचे लिखा for isothermal process delta T is equal to 0, delta U is equal to 0। 1 मार्क उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही नीट में काम में आएगा, जेई में काम में आएगा और सीटी में भी काम में आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कडे लक्ष द्या, तीन फालतूच्या गोष्टीकडे नाही, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये सब जगह काम में आएगा, हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पूछी, व्हाट इज द आइसोबारिक प्रोसेस, सेम, सिर्फ जहां पे बोल रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर वहां पे बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या डेफिनेशन रहेंगी, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ये आइसोलेशन लावून द्यायचे, आइसोबारिक प्रोसेस, do you understand। for isobaric process delta p is equal to 0, delta p is equal to 0। next process is a which process, isochoric process। दोनों सब definition, the volume of the system remains constant throughout the, it's called isochoric process। and for isochoric process delta v is equal to 0। झालं, डू यू अंडरस्टँड। आता आपल्याकडे एक पेजचं मॅटर आहे हे, आता आपण हा बॉक्स जर छोटा काढला तर आपल्याकडे 4 किंवा 5 लाइन मध्ये 6 लाइन मध्ये हे बसला 4 प्रोसेसेस, ठीक है। अब हो गया, अब आपको एक कॉन्सेप्ट में यूज करना है तो डेफिनेशन में यूज करनी है, ये चीजें यूज करनी है। आइसोबारिक एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, इसको रट लेना है यार, सीधा रट लेना है, कोई टेंशन नहीं है। जिन्होंने अभी तक चालू भी नहीं किया होगा, कभी थर्मोडायनामिक्स भी नहीं पढ़ा होगा, ये चीजें लर्न करनी है। आपको सीडी के लिए काम में आएंगी, आपको नीट के लिए काम में आएंगी और आपको बोर्ड्स के लिए भी काम में आएंगी, ठीक है। तो डेल्टा पी जब हम सीडी के वक्त इसको रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से बोर्ड की एग्जाम होने के बाद फिर से एक रिवीजन चलाऊंगा मैं सीडी के लिए, ठीक है। उसमें फिर से थर्मोडायनामिक्स चालू करूंगा, उसमें आपका लर्न होना चाहिए ये बातें, ठीक है, लर्न होनी चाहिए वो बातें, ठीक है। तो बस आपको वहां पे भी काम नहीं आएगा। चलो आगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के लिए हो गया। अभी लास्ट वाली बच गई, कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोला, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, क्या है, 0। तो द प्रोसेस इन विच, अरे इसकी थोड़ी डेफिनेशन अलग है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट, और सॉरी एब्जॉर्ब भी नहीं
exchange heat energy with its surrounding is called adiabatic process. कौन सी प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस. क्लियर है? तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन. ठीक है? नॉट एक्सचेंज हीट, डज नॉट एक्सचेंज हीट. इसमें एडिशनल ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है. बोर्ड का डेफिनेशन पूछा तब भी आएगा, एंट्रेंस का तो आएगा ही आएगा. दोनों इस 1.5 पेज का मैटर है. ये डब्बे को रट लेना है, खतरनाक रट लेना है. और जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बोल के दिखाई वैसी डेफिनेशन बोल के प्रैक्टिस करनी है. तो बोर्ड की भी प्रैक्टिस होगी, एंट्रेंस की भी होगी, सीटी की भी होगी, नीट की भी होगी, जेई की भी होगी. सिर्फ जेई में ऐसा है कि एज इट इज नहीं पूछते, सीटी में डायरेक्ट एज इट इज पूछेंगे. फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस व्हिच इज द कंडीशन. ठीक है? तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच इज द कंडीशन Q is equals to 0. For isothermal process which among the following is wrong, which among the following is correct. डायरेक्ट पूछेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट पूछेंगे सीटी और नीट में. यू अंडरस्टैंड? चलो, तो ये हो गई बेटा 4 प्रोसेसेस. अब 2 प्रोसेसेस है, एक का नाम है रिवर्सिबल और दूसरे का नाम है इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल. अब इसमें हम यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे. फैक्टर, कौन से फैक्टर के रिस्पेक्टिव हम बात कर रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पे फैक्टर कैसे में प्रॉब्लम है. ठीक है? चालू करते थोड़ा मैंने. ठीक है? फैक्टर्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स में अभी सबसे पहला फैक्टर है इनका मेजर फैक्टर. मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था, फिर से समझा रहा हूं. एक बहुत बड़ा इंसान है, एक जो बहुत छोटा है. छोटा बच्चा है 2 साल का और एक बड़ा पहलवान है 25 या 30 साल का. क्या हो गया? ये 30 साल का पहलवान, ये 2 साल का बच्चा. इसने ऐसा हाथ, ऊपर न खेल रहे, ऐसा हाथ कर दिया. क्या होगा? वापस आएगा क्या? नहीं, वापस नहीं आएगा. मतलब क्या हो गया? इरिवर्सिबल है ना. इरिवर्सिबल हो गया. तो इसका फोर्स बहुत ज्यादा और इसका फोर्स बहुत कम. तो ड्राइविंग फोर्स जिस डायरेक्शन में जाता है उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहेंगे? ड्राइविंग फोर्स. ये बोलता नहीं नहीं नहीं, तो इट इज व्हिच फोर्स? अपोज कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? अपोज. तो इट इज व्हिच फोर्स? अपोजिंग फोर्स. एंड दिस इज ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहेगा. बच्चे को ऐसा रखा, बच्चा उठा ही नहीं. तो कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस. भूल भी जाएंगे ना ये बच्चे को और बड़े को, इनको ध्यान में रखना. तो बस ऐसे भी याद आ जाएगा. तो कौन सी प्रोसेस हो गई? इरिवर्सिबल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस हो गई? इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर है? जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा. तो इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं होगी. लेकिन ये भी 25 साल का, ये भी 25 साल का, दोनों भी यंग है, दोनों की बॉडी सेम है. और फिर क्या होगा? लड़ रहा है. अब क्या होगा? कभी कभी इधर जाएगा और वो बोले तो प्रोसेस क्या हो जाएंगी? रिवर्स. अरे होंगी ना. इसके लिए ये दोनों का भी लगभग सेम है, बराबर. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ये कैसा? इनफाइनाइटेसिमली. मतलब इतना कम है, इतना कम है, हम गिन भी नहीं सकते कितना कम है. इतने कम को हम कहते हैं कौन सा कम? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. अपना इनफाइनाइट दिमाग जैसे भी आता है ना, इनफाइनाइट, तो हमारे दिमाग में इनफाइनाइट इतना बड़ा नहीं. ध्यान में रखो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब इतना स्मॉल कि हम गिन भी नहीं सकते कितना स्मॉल. इतना स्मॉल, ना के बराबर स्मॉल. समझ गए? तो जब डिफरेंस, ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहला, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में. जब डिफरेंस लार्ज है तो इरिवर्सिबल, जब डिफरेंस बहुत कम है तो रिवर्सिबल. पहली बात. ठीक है? तो पहला डिफरेंस हमारा बन गया डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स. डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स. आपके लिए और एक फैसिलिटी, ये बैच का ये लेक्चर जैसे कि वैसे अभी पढ़ा रहा हूं, यही लेक्चर क्या होगा? अपलोड होगा. और वही एक दिन के बाद, या जस्ट आज हुआ, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा. कल आपको देखने को मिलेगा. अगर आपको और भी रिवाइज करना है आप वो भी कर सकेंगे विद क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी में, ऐसा नहीं अपने ऑन लाइव जैसा. ठीक है? तो ये भी फैसिलिटी आपको वहां पे
आपको भी सीखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंस है रिवीजन का, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स रिवर्सिबल में, फर्स्ट रिवर्सिबल में इन्फायनाइटसिमली स्मॉल, ध्यान में रखना वर्ड स्मॉल, इन्फायनाइट जाऊ दे तिकडे, काय लक्षात ठेवायचं, स्मॉल, स्मॉलचा लार्ज झाला की तुमचा गेला मार्क्स, बरोबर का पाठवता, अरे यस यार जाऊ द्या, बघा इकडे कैसा, म्हणून मी इन्फायनाइट लहान लिहितो, इन्फायनाइटसिमली स्मॉल, स्मॉल, ठीक है बेटा, नो जोकिंग प्लीज, ठीक है, इन्फायनाइटसिमली स्मॉल, एंड यहां पे लार्ज वैल्यू, यहां पे लार्ज वैल्यू, यहां पे स्मॉल वैल्यू, इन्फायनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू, ठीक है, पहला डिफरेंस, ठीक है। यहां पे रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। भाई रिवर्सिबल है मतलब उसको रिवर्स कर सकते हैं और इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अपोजिंग फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के हम रिवर्सिबल को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो अपोजिंग फोर्स है, बच्चे ने बोला, छोटे से बच्चे ने बोला यार ऐसा कैसा नहीं कर सकता यार, रिवर्स कर सकेगा नहीं, तो ये रिवर्स हो सकती है, वो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डबल से रिपीट नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट मिलता, ठीक है। क्या है पॉइंट? बाय इंक्रीजिंग द व्हिच फोर्स, बाय स्लाइडली इंक्रीजिंग, बाय स्लाइडली इंक्रीजिंग opposing force, opposing force process can be, अजून एक विनंती, एक्झाम मध्ये असं लिहायचं नाही, एक्झाम मध्ये हे सेंटेन्स दोनदा लिहायचं, ठीक आहे, एकदा ह्याच्यात लिहायचं, एकदा ह्याच्यात काय लिहा, डिफरन्स बिटवीन ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स इज इन्फायनाइटसिमली स्मॉल, ह्याच्यात काय लिहा, डिफरन्स बिटवीन ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स इज इन्फायनाइट, सॉरी व्हॉट, लार्ज व्हॅल्यू, बरोबर। ह्याच्यात काय लिहा, बाय स्लाइडली इंक्रीजिंग द व्हिच फोर्स opposing force process can be reversed, and process can की जगह क्या आएगा, cannot be reversed, आता मला तिकडे इरिव्हर्सिबल आहे, इथे रिव्हर्स करून लिहिलं मग, ठीक है, प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हमारा एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, है ही नहीं आपके पास कॉन्सेप्ट, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, इक्विलिब्रियम नो चेंज, मार्जिन के ऊपर लिख लो, वी हैव द कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम नो चेंज, ठीक है। जैसे भी वर्ड आता है आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बोले बराबर दिमाग में क्या आना चाहिए, नो चेंज, ठीक है, इक्विलिब्रियम नो चेंज, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, इक्विलिब्रियम नो चेंज, इक्विलिब्रियम अगर आता है तो नो चेंज। अब यहां पे क्या होता है कि ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा इंसान है, या ऐसे पंजा लगाने के इसने ऐसा डाल दिया, डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं रुका, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस रुक गया परमानेंट, ठीक है। इसने क्या किया, दोनों सेम पहलवान है, ये लड़ रहे ऐसे, अब ये तो 5 मिनट तो इधर ही रुक जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट तो इधर ही रुक जाएंगे, फिर ये थोड़ा, फिर इधर रुक जाएंगे, जोर मिस लाता, ठीक है, तो यहाँ रुक जाएंगे, फिर तो क्या हो रहा है, रुक के प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है, रुक के, रुकना मतलब नो चेंज, असं करायचं असेल तर याचं नाही उद्यापासून, ठीक है, तुमच्या डोक्यात तेच भरलं आहे, ठीक है। देखो इधर, रुकना मतलब नो चेंज, तो रुक रहा है मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब इक्विलिब्रियम, ध्यान में रखना, नो चेंज मतलब इक्विलिब्रियम। अब ये जो है इरिवर्सिबल,
इरिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हुई डायरेक्ट एंड में जाके रुका तो इक्विलिब्रियम अटेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस बट हियर एट एवरी स्टेप इट अटेन्ड इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप एंड इट अटेन्ड इक्विलिब्रियम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल 5 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। ठीक है, नीट में, जेई में, सीईटी में। ठीक है, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन्ड। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ऐसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो लिखो इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट। इधर कौन सी है ये प्रोसेस? रिवर्सिबल एट एवरी स्टेप। एट लिखायची गरज नाही, एवरी स्टेप आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सी प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन जल्दी हो रही है? फर्स्ट वाली कि ये इरिवर्सिबल है ना। इरिवर्सिबल कैसी हो रही है? बस छोटा बच्चा है, 1 मिनट में हरा लिया उसको। ये एग्जांपल ध्यान में रखना, पूरा हो जाएगा। और इसमें बड़ा बच्चा है, दोनों सेम सेम है, जल्दी कोई जीतेगा क्या? नहीं। तो इरिवर्सिबल कैसी होगी? फास्ट और रिवर्सिबल स्लो। तो स्पीड पहली कौन सी है? रिवर्सिबल। ये कैसी है? स्लो। और ये कैसी है? फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। बचपन से हम पढ़ते हैं वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें कोई चीज उठा के यहां से उठा के यहां पे, मतलब डिस्टेंस सेम है, वो चीज वहां से उठा के वहां पे रखनी है, तो फोर्स डिस्टेंस सेम है, अलग अलग चीजें उठा रहे हैं हम, तो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो वर्क डिस्टेंस पे अभी डिपेंड नहीं करेगा। कहां पे डिपेंड करेगा? फोर्स। लेकिन हमें वेट्स उठा के इधर रखने, वेट। अब जो भी इंसान उठा रहा है वो मैक्सिमम 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। समझो 1 केजी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स। 1 केजी उठाने के लिए समझो कितना फोर्स, समझो, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली। ठीक है, समझो 1 केजी का वेट उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता? 1 न्यूटन, बराबर। अब एक इंसान वो वेट उठा रहा है, एक इंसान उठा रहा है और वो इंसान मैक्सिमम 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, बराबर। अब जब वो 1 न्यूटन का फोर्स लगा के वर्क डन करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स 1 किलो का उठाएगा, तो वर्क डन कितना होगा? समझो ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर अप किया, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो वर्क डन कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन लगाएंगे तो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन 3 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन 30 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू जूल। रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो 30 न्यूटन का फोर्स लगाएगा 30 जूल, 40 न्यूटन का लगाएगा 40 जूल। मतलब जैसा जैसा फोर्स बढ़ता गया फोर्स, तो क्या हो रहा है? वर्क डन बढ़ेगा, बराबर। अब वो इंसान मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 50। उसने 49 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जो वेट है, जितना वेट है उतना फोर्स वो कौन से डायरेक्शन में लगाता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हम उसको कहां उठा रहे हैं? ऊपर, बराबर। तो आप मुझे बताइए कि अब ये उठेगा, मतलब वो ऊपर उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा? उठा पाएगा। नीचे का फोर्स कितना है? 50 न्यूटन, ऊपर का 49 न्यूटन, सॉरी जो भी है। हाँ, ये 50 न्यूटन इंसान का फोर्स है मैक्सिमम, सॉरी 50 न्यूटन इंसान का फोर्स है। उसका वेट किसका? 49 किलोग्राम का वो वेट है।
कर सकता है 50, तो उठ जाएगा वो और उतना डिस्प्लेसमेंट कर देगा। वर्क डन कितना होगा 40 बराबर। अब वेट जो है वो हमने लिया 49.98, ये कितना अप्लाई कर सकता है जो इससे, तो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, तो वर्क डन होगा नहीं होगा बराबर। कितना वर्क डन होगा अभी 49.9, ठीक है। लेकिन अभी उसने वर्क डन 49.99 या ऐसे 50 न्यूटन का जब वो रहेगा वेट या 50 किलो का वेट है, वो नीचे के डायरेक्शन में कितना वेट अप्लाई कर रहा है 50, और ऊपर वाले का मैक्सिमम कितना है, ऊपर 50 नीचे 50, क्या होगा कैंसल, तो वो उठेगा क्या, उठेगा नहीं, तो उठेगा ही नहीं, तो उसका जो क्या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन। अभी तक क्या हो रहा था, फोर्स बढ़ रहा है तो वर्क डन बढ़ रहा है, लेकिन अभी इंस्टेंटली वर्क डन कितना हो गया 0, तो हम बढ़ाते बढ़ाते 50 न्यूटन के ऊपर नहीं जा सकते बराबर। तो ये 49.98 मैक्सिमम वैल्यू है, इससे भी बड़ी है 49.99, उससे भी मैक्सिमम 49.999999, जितने लगाने उतने लगा लो बराबर। अब जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वर्क डन की वो कितनी हो सकती है 49.9999 बराबर। तो अभी जो फोर्स है, ये फोर्स हम लगा रहे, दिस इज ड्राइविंग फोर्स, ये सॉरी ये है समझो अपोजिंग फोर्स, वो उसका वेट है ना अपोजिंग फोर्स, और ये हम लगा रहे कौन सा फोर्स ड्राइविंग। हम मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं 50, तो ड्राइविंग और अपोजिंग के बीच का डिफरेंस कितना है 0.000001, इतना कम कि हम गिन भी नहीं सकते कितना कम, इतने कम को हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। किसके बीच का डिफरेंस, ड्राइविंग और अपोजिंग बराबर। यह वर्क कैसा रहेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा वर्क यहाँ पे मिल नहीं सकता बराबर। और इसीलिए कौन सी प्रोसेस में होती है ये कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, दिस कंडीशन इज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलने वाला वर्क डन ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन होता है। मैक्सिमम क्यों समझ गए, आप बोले यार फोर्स बढ़ा दो 50 न्यूटन कर दो हो जाएगा, होगा क्या नहीं, 50 न्यूटन जब हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ड्राइविंग और अपोजिंग सेम हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसीलिए वर्क डन मैक्सिमम कौन सी प्रोसेस में मिलता है, कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन व्हिच प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई वी गेट द मैक्सिमम वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बोर्ड में। तो आपको बताना है कि व्हाट इन व्हिच प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, difference between driving force and opposing force is infinitesimally small. So as we are going to increasing the value of which force, driving force, what happened, but when the driving force will be equal to the which force, opposing force, the work done will be 0, and so what, when the difference between driving force and opposing force is infinitesimally small, that will be a which work done, maximum work done. शॉर्टकट में बता देना, बहुत 4 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो नहीं चाहेगा, ठीक है, बट यू शुड नो। डू यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज दैट, डब्ल्यू मैक्स। अब ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वंस मोर, मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या ऑब्टेन्ड, obtained not obtained, ठीक है, ध्यान में रखना। once more, maximum work done is obtained in which process, reversible process। ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, ये पूरे ग्रेट कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा यूनिट छोटे से इसमें हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो these are the 5 points we are seeing। जो नेचुरल प्रोसेसेस है, एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नेचुरल प्रोसेसेस पता है सबको, कौन सी नेचुरल प्रोसेसेस है, ठीक है।
नेचुरल प्रोसेसेस पता है सबको, रेनफॉल, पानी नीचे आता है, खुदों के ऊपर जाता है क्या? नहीं, बराबर। तो इट इज खुदों के रिवर्स नहीं हो रही है, तो इट इज इरिवर्सिबल, बराबर। उसके बाद नेचुरल प्रोसेस, जैसे बलून फूट गया तो एयर कहां से कहां जा रही है? बलून टू आउटसाइड, आउटसाइड टू बलून खुदों के आती है क्या? नहीं, ठीक है। तो इट इज विच प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल, इरिवर्सिबल, सेकंड वाला इरिवर्सिबल है ना। ऑल नेचुरल प्रोसेस, all natural processes are irreversible process, and ये it is not real, ये रियल नहीं है, मतलब रियली इसको एग्जिस्ट करवाना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। थोड़ी बहुत कंडीशन में वो होता है, नॉट रियल प्रोसेस, वो है रियल प्रोसेस है, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल, तब भी एग्जांपल लिख दो, isothermal reversible expansion of ideal gas. Isothermal reversible expansion of which gas? Ideal gas. So these are the some points you have to keep in your mind related to the reversible and irreversible process. Today we have seen the how many processes? 6. 4. First, isothermal barytoric, adiabatic, reversible, irreversible, ठीक है। We have seen these processes. Now अभी हम देख रहे हैं work done, लिखो work done in isothermal reversible expansion, इसकी कंडीशन है isothermal reversible। क्या कंडीशन है वर्क डन की? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ध्यान में रखना, जब भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल होता है तो हमें जो वर्क मिलता है वो कौन सा वर्क होता है? मैक्सिमम वर्क। कौन सा वर्क? मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क मिलेगा वो कौन सा वर्क मिलेगा? मैक्सिमम वर्क, ठीक है। वर्क डन इन, वो नहीं बोलेंगे यार कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क, वो बोलेंगे फाइंड आउट द वर्क डन इन व्हिच प्रोसेस? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। उन्होंने बोला फाइंड आउट द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा वर्क निकालेंगे? पीवी टाइप ऑफ वर्क। उन्होंने बोला फाइंड आउट द वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? W इज इक्वल्स टू, उसने बोला कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? W इज इक्वल्स टू, बराबर। उसने बोला फाइंड आउट द वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल व्हिच वर्क डन? मैक्सिमम वर्क डन। हमेशा ध्यान में रखना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर बहुत लोएस्ट लेवल का था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब हम कंसीडर करते हैं कि एक हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में हमने n मोल्स ऑफ क्या ली बच्चों? आइडियल गैस। कितने मोल्स? n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। उसको लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया? एक पिस्टन। और उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम है V1, यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से प्रोसेस कैसी है? कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम कहते हैं P एक्सटर्नल। अब इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी सी कम की, कितनी कम की? थोड़ी सी, इतनी थोड़ी सी, इतनी थोड़ी सी की हम गिन भी नहीं सकते कितनी थोड़ी सी, बराबर। 0.00001 से कम की, इसलिए वो जो चेंज है वो बहुत कम है, तो मैं उस चेंज को कैसे डिनोट करूं? डीपी। डीपी इज द चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर कम हो गया तो कहां जाएगा पिस्टन? नीचे की ऊपर, ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले दोनों कैसे थे? सेम, इसलिए रुका था। अब इधर का जो नीचे के डायरेक्शन का प्रेशर था वो कम हो गया, तो ये थोड़ा सा कहां जाएगा? ऊपर। कितना ऊपर जाएगा? बहुत जाएगा, थोड़ा सा जाएगा? थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो यहाँ पे जो नया वॉल्यूम रहेगा वो कौन रहेगा? V2। और ये जो V2 और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? DV। दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय DV, एंड DV इज द V2 माइनस D1। लेकिन DV की वैल्यू कैसी रहेंगी? बहुत कम रहेंगी DV की वैल्यू। और ये DV की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से और
कैसा रहेगा, बहुत कम, तो वो वर्क रहेगा स्मॉल वर्क, एंड दिस स्मॉल वर्क इज डिनोटेड बाय DW। तो स्मॉल वर्क इज डिनोटेड बाय DW। अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है इसलिए DV। लेकिन अभी जो नया प्रेशर है वो कितना है, P एक्सटर्नल में सॉरी P माइनस DP। एक्सटर्नल जो प्रेशर अभी इसके ऊपर है, यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या है वो प्रेशर P माइनस DP, और यहाँ पे कौन है इधर DV। अब माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ये माइनस बराबर माइनस, पहले तो DV से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा P इंटू DV माइनस DP इंटू DV। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस P इंटू DV माइनस माइनस प्लस DP इंटू DV, ये किसका वैल्यू होगा, DW। डू यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमें पता है DP is the very small change in pressure and DV is the very small change in volume। very small into very small is equal to very small, बराबर। और इसीलिए ये इतना स्मॉल है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं अंग्रेजी में नहीं लिख के देता, डायरेक्ट निग्लेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला मिला अभी, DW is equals to माइनस P इंटू DV। तुम्ही लहान होते म्हणून इंटिग्रेशन कशाला म्हणतात हे सांगायची गरज होती, आता तुम्ही मोठे झाले तर तुम्हाला माहिती आहे, म्हणून डायरेक्ट छोट्याशा व्हॅल्यूची मोठी व्हॅल्यू करायची असेल तर काय करावं लागतं, इंटिग्रेशन। म्हणून टेकिंग इंटिग्रेशन ऑन बोथ साइड, मग इंटिग्रेशन ऑफ DW छोट्याच्या व्हॅल्यूची सर्वात मोठी व्हॅल्यू होईल, सर्वात मोठी व्हॅल्यू काय झाली W मॅक्स, बरोबर। आणि इथे काय चेंज होईल त्याचा व्हॉल्यूम, इनिशियल व्हॉल्यूम काय असेल V1, फायनल व्हॉल्यूम V2। म्हणून हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन 1 ला इंटिग्रेट करू, विदिन अ लिमिट कोण चेंज होणार आहे बघतो, व्हॉल्यूम। तो व्हॉल्यूम इथे चेंज होणार आहे, म्हणून व्हॉल्यूम काय घेतो आपण V1 टू V2, आणि म्हणून आपण इक्वेशन 1 ला काय करणार आहे, इंटिग्रेट विदिन अ लिमिट V1 टू V2। मग त्याला इंटिग्रेशन ऑफ DW होऊन जाईल इकडे, आणि इकडे काय इंटिग्रेशन ऑफ P इंटू DV विदिन अ लिमिट V1 टू V2, बरोबर, V1 टू V2, आणि हे माइनस साइन बाहेर, बरोबर। आता आपल्याकडे प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे, काय फॉर्म्युला आहे प्रेशरचा, PV इज इक्वल्स टू nRT। कारण इथे DV आहे तो इथे P चालणार नाही, कोण यायला पाहिजे V, म्हणून आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे बाय आयडियल गॅस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V। मग प्रेशरची व्हॅल्यू इथे काय ठेवली, nRT, हे काय येऊन गेलं, इंटिग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल्स टू W मॅक्स, इंटिग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल्स टू W मॅक्स, आणि इथे साइन कोणचं आलं माइनस, आणि प्रेशरची व्हॅल्यू काय V1 टू V2, प्रेशरची व्हॅल्यू किती ठेवली, प्रेशर प्लस nRT अपॉन V इंटू DV। परंतु आपल्याला माहिती आहे तो डब्बा बंद आहे, म्हणून याच्यातली गॅस बाहेर जाणार नाही, बाहेरची गॅस आतमध्ये येणार नाही, म्हणून नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कशा है कांस्टेंट, R तो जिंदगी भर के लिए क्या रहता है कांस्टेंट, और हमने ऊपर ही लिखा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई कांस्टेंट, चेंज होगा तो सिर्फ क्या चेंज होगा वॉल्यूम। और इंटीग्रेशन का रूल है कांस्टेंट कैन बी रिटन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर मैंने कांस्टेंट लिख दिए, माइनस nRT बाहर आ गया, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, बचा कौन DV अपॉन V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर W मैक्स। तो W मैक्स का ये फॉर्मूला हमारे पास आया DV अपॉन V। अब हमने इधर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज किया, क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल्स टू ln। ln का मीनिंग होता है log टू द बेस e, ठीक है, log ऑफ mod ऑफ x, बराबर। तो यहाँ पे x नहीं है, कौन है v, तो फॉर्मूला क्या आएगा W max इज इक्वल टू माइनस nRT। अब log टू द बेस क्या आएगा e, यहाँ पे dx अपॉन x रहा तो x, यहाँ पे dv अपॉन v है तो v, तो क्या आएगा log ऑफ v टू द बेस e। लेकिन हमें बेस e नहीं चाहिए क्योंकि लॉग टेबल में बेस क्या कंसीडर किया है 10, तो हमारा रिलेशन है log टू द बेस e इज इक्वल्स टू 2.30
के वैसा log to the base e हटा के हमने ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे क्या होगा 2.303 log of v to the base 10। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसका ठीक है इनिशियल वॉल्यूम क्या है v1, फाइनल v2, तो -2.303 nRT बाहर आ गया। इसमें लिमिट पुट करने की ये है कि पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट, बाद में कौन सा लिमिट पुट करते हैं लोअर लिमिट। सो व्हाट इज द अपर लिमिट हियर v2 एंड व्हाट इज लोअर लिमिट v1, तो log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1, इसका बेस 10 इसका भी बेस 10, सो यू गेट log ऑफ v2 माइनस v1। क्लियर है? सो यू गेट दिस रिलेशन log ऑफ v2 माइनस v1। अब हमारे पास फॉर्मूला है log का, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे लगा दिया -2.303 nRT log ऑफ फर्स्ट v2 अपॉन v1 to the base 10 and you get this formula w max। w max is equals to क्या फॉर्मूला मिलेगा सब बोलेंगे वंस को, w max is equals to -2.303 nRT log of v2 upon v1 to the base 10। ठीक है, we are getting this formula for which work done, maximum work done। क्या फॉर्मूला मैक्सिमम वर्क डन का समझ गए? तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। 80% पॉसिबिलिटी है 80% कि आपको ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। कितनी परसेंट? 80%। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, 80% पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सप्रेशन आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। एंट्रेंस में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बराबर। तो ये एक्सप्रेशन आप लर्न रखो, जितना आपका दिमाग चलता है उतना ट्राई करो। जो अच्छे स्कोरर है उनको तो करना ही है, उनको तो इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, उनको तो ध्यान रखना ही है, लेकिन पूरी एनर्जी लगा दो फॉर्मूले लर्न करने पे, पूरी एनर्जी। ठीक है, आपको डब्ल्यू मैक्स बोले बराबर क्या आ जाना चाहिए, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू हाँ, ठीक है, ये पूरी एनर्जी लगा देना, 50 बार लिख डालना फॉर्मूला। नींद से उठा के भी अगर पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ठीक है, v2 upon v1 to the base 10। Do you understand? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी कम, बराबर। तो अभी क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है आपने देखा होगा, क्या है क्वेश्चन पैटर्न बोर्ड का? 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप तो देती नहीं 4 मार्क का है, लेकिन वो एक आता है कि 2 आते हैं उसमें, 2 मार्क के है ना। आप पीछे के क्वेश्चन देख लो, उसमें भी क्वेश्चन कैसे है, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, बराबर। इसको कम से कम 4 मार्क तो भी देने पड़ेंगे, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। आज मेरे ख्याल से जो पीछे के क्वेश्चन है उसमें भी डब्ल्यू मैक्स के एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन है क्या होगा, तो नो प्रॉब्लम, हम कर ही रहे प्रिपेयर, लेकिन आपको वेटेज की बात बता रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द 100% मार्क्स, आई एम टॉकिंग फॉर दोज हु वांट टू स्कोर द 50 मार्क्स। 50 मार्क्स भी आपने केमिस्ट्री में स्कोर किए, आपको 20 मार्क्स कहां से मिले, कॉलेज से मिले, कितने मार्क्स हो गए 70, फेल नहीं होंगे आप। मैं फेल नहीं होना है इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में उसी की मदद से सीटी का स्कोर की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी तो सबको करना है, 2 बार पढ़ा है, यू कैन डू। होगा लर्न, फॉर्मूला सबका लर्न होना चाहिए, सब बोलेंगे वंस मोर, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू अब ये लिखना है कंपलसरी। अभी तक मैंने कंपलसरी नहीं बोला, अभी लिखना है कंपलसरी, ठीक है। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू सब बोलेंगे माइनस अब इसमें लिखेंगे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, r आइडियल गैस कांस्टेंट। कल वैल्यू लिख के दी थी मैंने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू दी नहीं रहेंगी, हमें लर्न होनी चाहिए। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम। कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम
system on surrounding. Very good. By surrounding on system. Very good बेटा, ठीक है. एंड W कैसा रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑन द सिस्टम. बस ऐसा चिल्लाना बढ़िया मस्त, ठीक है. नहीं दिमाग चला कुछ भी नहीं, तब भी दिमाग चलता है, ठीक है. क्या जो भी हम रख लेते हैं ना वो दिमाग याद दिला देता है कोई भी सिचुएशन में, ठीक है. तो दिमाग को अगर लर्न ऑन द सिस्टम पॉजिटिव तो बस, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होगा. तो 101% कंफ्यूज होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है. लेकिन ये ऐसा लर्न ऑन द सिस्टम बोले बराबर पॉझिटिव्ह. बोलो भारत माता की. आता म्हटल्यावर कसं जय म्हणायला लागते, समजते आपल्याला, प्रॅक्टिस आहे त्याची, बरोबर. तसंच अशी प्रॅक्टिस करा ऑन द सिस्टम पॉझिटिव्ह. हा, अशी जर प्रॅक्टिस राहिली तर ते येतेच, ठीक आहे, लक्षात ठेवा. तो दिस इज व्हॉट ड्युरिंग कॉम्प्रेशन वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. बस एकच लक्षात ठेवायचं, एक्सपान्शन अपोजिट करून टाकायचं, ठीक आहे. आता एक्सपान्शन मध्ये काय होईल, एक्सपान्शन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. व्हॉल्यूम वाढत आहे, इथे व्हॉल्यूम काय होत आहे, कमी. व्हॉल्यूम कमी होत आहे म्हणून V2 इज लेस दॅन V1 आणि तिकडे काय राहील, V2 इज ग्रेटर दॅन V1. डू यू अंडरस्टँड? अँड दिस इज द फॉर्म्युला. कधी कधी आपल्याला प्रेशर दिले जाते. We have the PV is equals to nRT and here we are taking the constant temperature and by Boyle's law, law का नाम ले रखना, एंट्रेंस में पूछते हैं कौन सा लॉ, Boyle's law. Boyle's law at constant temperature होता है और ये तीनों भी अभी क्या हो गए, कांस्टेंट. तो यहाँ पे हो जाता PV is equals to constant, so P1 V1 is equals to P2 V2 and so we can write V2 upon V1 is equals to P1 upon P2 and so we can get the another formula. Here P1 is the which pressure, initial pressure and P2 is the final pressure, ठीक है. It is initial pressure and it is the final pressure. और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमें मिलेगा W max का नया फॉर्मूला, फर्स्ट माइनस 2.303 nRT log ऑफ, जहाँ पे V2 अपॉन V1 है वहां पे लिखेंगे P1 अपॉन P2 to the base 10. This is the new formula for which work done, maximum work done, ठीक है. मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन लर्न करो, लेकिन फॉर्मूले यार इतने लर्न करो, 10-10 बार लिखो, 100-100 बार लिखो, ठीक है. क्योंकि हमारा माइंड जब पढ़ाई करता है ना तो उसकी एफिशिएंसी होती है ओनली 10%. 90% लोग यहाँ पे जो बैठे उनकी एफिशिएंसी होती है ओनली 10%. मतलब आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे ना तो पूरी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़ाई कितनी कर पाते हो. सिर्फ मैं लर्न करने की बात कर रहा हूँ, समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिपेयर करने की बात नहीं, समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लर्न करने की बात. लर्न करने की जो प्रोसेस है, तो हम सिर्फ 10% या 20%, मैक्सिमम पीपल, कुछ 100% भी यूज करने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम पीपल 20% यूज करते हैं. तो 20% ही टाइम वो फुल्ली दे सकते हैं, लेकिन लिखते समय हम 100% टाइम देते हैं बिना देखे लिखते समय. लिखने के भी 2 तरीके हैं, बिना देखे लिखना, देख के लिखना. बिना देखे लिखने में हम 100% टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. देख के लिखने में 0% यूज करते हैं, 0%. हम मूवी देखते देखते लिख सकते हैं, हम खाना खाते खाते लिख सकते हैं, हम गाली देते देते लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वी डू दिस थिंग. काय पिंटोच होता, काय पिंटोच होता, ठीक है. गाली देते देते हम लिख लेते, ठीक है. तो देख के लिखने में कोई दिमाग नहीं लगता, 0% यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम. बट व्हेन यू राइट विदाउट सीइंग, बिना देखे जब लिखते हो तो आपका माइंड फुल्ली उसी को यूज करेगा. और इसीलिए पहला टारगेट रखना कि मेरे को, देखो क्या टारगेट, ये उपाय बता रहा हूं सब. आपको टारगेट रखना है कि मेरे को बिना देखे लिखना है. कितने बार, 10 बार, और वो भी एट अ वन टाइम नहीं, वो कितने बार, ठीक है. एक समय पूरे 10 बार नहीं लिखना है, एक समय समझो 4-5 बार लिख दिया और 2-3 घंटे के गैप, जो सेकंड बैच को आएंगे 2-3 घंटे के बाद फिर से
हो जाएगा। फिर उसके बाद छोड़ नहीं देना है, उसके बाद वो प्रोसेस रिवीजन, फिर माइंड में रिकॉल करना है, माइंड में, फिर माइंड की आ जाएंगी वो लेवल। ये फॉर्मूले है, मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सीटी नीट, यू हैव टू लर्न ओनली दिस टू फॉर्मूले एंड यू हैव टू लर्न दिस व्हाट कौन इनिशियल कौन फाइनल। ठीक है, पेपर एकदम इजी आता है। ठीक है, चलो बोलो वंस मोर, डब्ल्यू मैक्स फास्ट माइंड। और दूसरा लॉग माइनस 2. ठीक है, तो माइनस अगर नहीं लिखा आपने माइनस, तो भी सीटी में आपका मार्क्स गया। ठीक है, और सीटी का मैं बता रहा हूं आपको क्या पैसे, उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड ऑल। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हो है ना, ज्यांची आहे ती लवकर जा, दूर आहे, दूर वाले जाओ, पास आहे ना तुम्हारी, इधर ही है। ठीक है, जा लवकर, शाह मॅडम वाली जाते दूर आहे सर्वात, जा लवकर फास्ट। त्याच्यानंतर बायोनिक्स वाले जा, शर्मा सर वाले थोडेसे लेट जा, इथे जा जवळ। ठीक आहे, हा तुमची टेस्ट आहे ना, तुम्ही पण थोडेसे लेट जा। ठीक है, बंद करा सर, केलं ना बंद। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।